दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये जो मेरी वीडियो है इसको बनाने का जो हमारा पर्पज़ है वो एचएस मेंस जो होने वाला है अभी उसकी जो आंसर राइटिंग है उसको लेकर है। तो अब यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आंसर लिखना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे क्या टेस्ट सीरीज करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, तो ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बात यहाँ पे ये है कि हमारी जो एकेडमी है, जो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारी एकेडमी है वो वैसे ऑफिशियली ऑफिस जो काम है वो ओपन हो चुकी है। और जो क्लासरूम कोर्सेज है उसको कंटिन्यू करने के लिए हम 17 के बाद स्टार्ट करेंगे, 17 नवंबर दिवाली के बाद। और एक बात ये है कि जैसे अभी अब एच एस प्रीलिम्स हुआ है तो अभी वैसे रिजल्ट आ जाना चाहिए, बट फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि अब किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। और जो आपकी जो मेंस की जो डेट है वो कंफर्म्ड है कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है आपकी मेन सीरीज। तो आपके पास अब एक पूरा महीना बचा हुआ है। तो अब सवाल है कि इस पूरे महीने में आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए, और आपके साथ जो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा वो आंसर राइटिंग पर होगा। तो अब इस टाइम आपके लिए सबसे पहली बात यह है कि वैसे तो आइडियली आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और अब आप एक रिवीजन मोड पे हाथ आना चाहिए। बट वैसे क्योंकि सिलेबस वास्ट है, 3 पेपर है, ऑप्शनल भी है, हिंदी इंग्लिश ही मात्र इतना ही पढ़ना पड़ता है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि सबके सिलेबस से कंप्लीट हो जाए। अगर किसी का सिलेबस नहीं भी है तो साथ साथ आप सिलेबस करते रहे, क्योंकि जैसे जैसे आप सिलेबस करोगे 10-15 दिन अभी रहेगी आपके पास बाद में, तो तब भी आप रिविजन कर सकते हो। और अगर नहीं भी होता, अगर कोई फर्स्ट टाइम ले रहा है तो मेरे हिसाब से एंड तक करते रहना चाहिए। अगर आपका सिलेबस नहीं भी होता एंड तक आप इतने एफर्ट्स लगाओ अपने, ऐसा नहीं कि हार नहीं माननी है कि मेरा 10 सिलेबस हुआ नहीं है और टाइम कम मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी तरफ से आखिरी मोमेंट तक कोशिश करना और आप अपने सिलेबस को कोशिश करना कि आखिरी मोमेंट तक खत्म करने की, जैसे मर्जी हो जाए, चाहे 1 रीडिंग हो, चाहे 2 रीडिंग हो, 3 रीडिंग हो, जितनी भी हो कि कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो क्योंकि मेंस हमें कुछ नहीं पता कि अब क्या होना, क्योंकि वहाँ पे आपके बहुत सारे इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आती है सामने कि कई बार हमारा पेपर जैसे जो हमने पहले पढ़ा होता है वहाँ में आ जाता है, कई बार हमें जो पुरानी हमने स्कूल टाइम में कुछ चीज़ें पढ़ी होती है वो भी हमें याद आ जाती है। राइट, कोई कभी आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की होगी वहाँ पे वो रखा होगा, तो ऐसा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आप इन 1 मंथ में पढ़ोगे वही आपके पेपर में काम आने वाला है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इस मंथ में कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बट एट देन फिर से मैं बताता हूँ कि मेंस आपकी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आप किस तरह से अपने को प्रेजेंट करते हैं, किस आपकी प्रेजेंटेशन है, किस तरह से आप अपने अपनी राइटिंग से सामने वाले को इम्प्रेस कर पाओगे और अपने कम नॉलेज के हिसाब से आप लिख लोगे आंसर को। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो आप कंप्लीट कोशिश करें एंड तक कोशिश। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो है आंसर राइटिंग को लेकर। देखो सबसे पहले तो क्या है कि आप किसी की ज़्यादा ना सुने। ये ना, कई बार आपको लोग बोले कि आप एक भी आंसर ना लिखो, कोई बात ना, पेपर में लिखना। कई बार लोग बोलेंगे कि आपको कम से कम 30-35 आंसर लिखने चाहिए, है ना, कोई मतलब 25 लिखने चाहिए। तो वो बिल्कुल ना सुनना, आप अपनी सुनना कि आपको क्या ज़रूरत है। हर एक इंसान की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपना अपना जो सबसे बड़ा जो खुद होता है अपना खुद का। तो आप अपने हिसाब से ये देखना कि हमें क्या ज़रूरत है। अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आपको 2-3 पेपर से चल जाएगा काम। अगर आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ा और अपने को मेहनत करनी पड़ेगी राइटिंग के ऊपर, मेरी बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है, किसी को सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, और जब आप लिखते हो तो उस टाइम आपका पेन चलता है तो दिमाग रुक जाता है, दिमाग चलता है तो पेन चलता है, तो कॉम्बिनेशन सही से नहीं बन पा रहा है। किसी की दिक्कत ये होती है कि वो आंसर इतना बड़ा लिख लेता है कि पूछा हुआ 4 नंबर का वो 8 नंबर का बना देगा उस चीज़ को। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सबको पता होती है कि मेरी कहाँ खुद है, तो आप इस हिसाब से अपना आंसर लिखें। और ऐसा भी नहीं है कि कई बार जनता ये बोलती है कि आप इतनी ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ले लो जिससे कि सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का तरीका होता है, क्वेश्चन का टॉपिक वैसा ही आ सकता है, क्योंकि देखो जैसे हमारे सिलेबस में कुछ लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, मान लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्वेश्चन बना दिया कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो लिखना तो आपने ही है ना, क्वेश्चन तो उसमें से आना है, क्या कॉज थे, क्या कॉन्सिक्वेंस थे, और क्यों कि क्या स्पेशली इसका असर इंडिया के ऊपर पड़ा, क्या एशियन कंट्री के ऊपर पड़ा, क्वेश्चन तो उसमें से आना, तो सिलेबस में ही सही है ना। बट क्वेश्चन को देखना या क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने पेपर में क्या लिखा है, आपने उसकी डिलीवरी कैसे की है और आपने उसकी प्रेजेंटेशन कैसे की है। वो सबको अपना पता होता है कि मेरी प्रेजेंटेशन किस लेवल की है, तो उस लेवल के हिसाब से अपने को डिसाइड करें कि मुझे टेस्ट सीरीज करनी है और कितनी करनी है और कौन सी करनी है।
तो इसमें भी सबसे पहले मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका है इससे, अगर आप जो टेस्ट सीरीज के ना करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ही करें। 3 साल से क्वेश्चन आ रही, जो नए पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं चेस के, उसको ही उठाए और उनके आंसर लिखे और टाइम बाउंड मैनर में लिखे, जो 3 घंटे का टाइम होता है उसमें लिखें। और लिखने के बाद पहले खुद अपना पेपर देखे, फिर आप जैसे आप ग्रुप में तैयारी करते हो उनको एक दूसरे को दिखाए, अगर वो नहीं है तो किसी टीचर को दिखाए, अगर टीचर भी नहीं है तो कोई ऐसा दिखे जिसने पिछले मेंस लिखे होगी, उन्होंने अच्छा स्कोर कर रखा होगा, उनको दिखाया अपने आंसर। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट हो जाती है। दूसरा ये है कि आप किसी एकेडमिक की टेस्ट सीरीज ले सकते, किसी की टेस्ट सीरीज ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मेन आपके लिए जरूरी है वो है क्वेश्चंस। कि क्वेश्चन आपके पास 28 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन ऐसे है कि वो सिलेबस में ही है। जितनी भी एकेडमी है जो भी क्वेश्चन बना रहा है आपके लिए वो सिलेबस से ही बना रहा है, और उसमें वही बना रहा है। बनाने से मान लो राइट कोई क्वेश्चन है, कोई कोई टॉपिक है आपके सिलेबस में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो फंडामेंटल राइट्स पे ही क्वेश्चन बनेगा, राइट। और इस तरह से वर्ल्ड वॉर पे है उसमें से बनेगा, आर्ट एंड कल्चर पे उसमें से बनेगा, क्वेश्चन उसमें से ही बनेंगे। बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन जज करने की वजह अपने को जज करना है यहाँ पे, कि आप उतनी देर में 3 घंटे में आप क्या डिलीवर करोगे पेपर में, क्या आप पूरा पेपर कर पा रहे हो, क्या आप एक अच्छा कंटेंट डाल रहे हो उसके अंदर, क्या आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सही है। तो ये सभी चीजें पेपर उठाओ और उसको लिखो। अब देखिए अगला जो सवाल है, जो जो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी खुद की इतने साल की जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर बता रहा हूँ, जो पिछले सालों से बच्चों ने टेस्ट लिखते हैं उनके सबके बेस पर, अपनी खुद की प्रिपरेशन के आधार पर, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है जो ये टाइम है 1 महीने में जो टाइम बचा हुआ है, आई थिंक इस टाइम में आप 8, 10 या 12 इतने टेस्ट कर पाओगे, और इतने ही करने चाहिए। क्योंकि अगर आप रोज एक एक टेस्ट लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बड़ा हेक्टिक होने वाला है, तो आप ना अपना सिलेबस कर पाओगे प्रॉपरली, ना ही रिवीजन कर पाओगे। तो कम से कम आपका टेस्ट ऐसा होना चाहिए 2 दिन छोड़ के एक टेस्ट हो, ताकि आज आपने जो टेस्ट लिखा, जो आपने कमियां देखी अपने टेस्ट के अंदर, उनको 2-3 दिन में आप एड्रेस करो और अगले टेस्ट के लिए तैयारी करो। फिर अगला टेस्ट आगे, फिर वैसे वैसे करते करते आपको ये कर सकते हो कि आप अपने 20-25 दिन में आप अपने जितने टेस्ट करना है कर लो। और जो एंड के जो दिन हो गए पेपर से 10 या 8 या 5 दिन पहले, उस टाइम मेरे हिसाब से टेस्ट नहीं करने चाहिए। उस टाइम से आपको क्या करना चाहिए, जो आपने पढ़ा है उसी को जल्दी जल्दी से रिवाइज करना चाहिए। तो इस तरह से तो आइडली आपको 10 से 12 टेस्ट करने चाहिए, और बिल्कुल भी किसी की सलाह से बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखने चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर किसी को लगता है कि हम पहली बारी मेंस दे रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, हमें सिलेबस कम करना है, तो अपने अंदर की बात वो सुनिए, क्या उनको लिखना चाहिए। पर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि शायद एक आधा टेस्ट लिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को कम से कम 3 टेस्ट लिखने चाहिए। और 3 टेस्ट लिखने से क्या बेनिफिट होगा, वो भी आज का लिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम से 10 दिन पहले लिख रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी लिखनी चाहिए आज की डेट से। तो 3 टेस्ट में क्या, जब आप पहला टेस्ट लिखोगे, पहले टेस्ट में आपको अपने बारे में पता चलेगा, सिलेबस छोड़ो, क्वेश्चन पेपर छोड़ो, कि आप अपने बारे में पता चलेगा कि मैं 3 घंटे में करता क्या, कितने क्वेश्चन मैं लिख पाता हूँ, कैसी मेरी हैंड राइटिंग है, कैसी मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन है, कैसी मेरी प्रेजेंटेशन है, और कितना मेरा अपने पेन के बीच में और अपने जो थॉट है उनके बीच में कितना कनेक्शन है, और कितनी मैं टाइम एंड स्पेस को यूज कर रहा हूँ। जो 4 मार्क का क्वेश्चन है उसको कितने वर्ड में लिख पा रहा हूँ, और 8 मार्क्स से कितने में लिख रहा हूँ, 20 मार्क्स से कितने में लिख रहा हूँ। तो पहले टेस्ट में आपको सिर्फ अपने बारे में पता चलेगा कि आप असल में करने वाले क्या हो। फिर जब आप दूसरा टेस्ट लिखोगे, फिर आप अपनी नॉलेज को देखोगे कि आपने क्या प्रोड्यूस किया टेस्ट में, क्या आपने डिलीवर किया है, कैसे आपको मार्क्स मिलने चाहिए। फिर जब आप तीसरा टेस्ट लिखोगे, फिर जो आपने दोनों टेस्टों में देखा है गलतियाँ अपनी, उसको आप यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करोगे। और मैं ये कहता हूँ कि आप इस लेवल तक पहुँच जाओगे कि आपको लग जाएगा पता कि हाँ यार, कि मैं अब टेस्ट लिख सकता हूँ, 3 घंटे में लिख सकता हूँ। ज़्यादा आई फाई नहीं लिखूंगा, पर एक एवरेज टेस्ट लिख के आऊँगा। तो जो बिल्कुल अभी नहीं, जिसके पास टाइम कम है, तो उनके लिए 3 टेस्ट बहुत है। तो इतना 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 कर ले। और और अगर आप ये 3 टेस्ट नहीं लिख रहे हो, नहीं लिखना चाहते हो, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लिखिए, उनमें से रैंडमली क्वेश्चन उठाए, हर एक क्वेश्चन में से, हिस्ट्री में से उठाए, पॉलिटी में से, ज्योग्राफी में से, करंट में से, आईआर में से, सब में से क्वेश्चन उठाए। कम से कम दिन के 3-3, 4-4 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, और वो थोड़ी स्पीड जरूर बनाए उसके ऊपर। तो ये भी जरूरी है। तो अगली में बात जो मैं बार बार यही फोकस कर रहा हूँ कि जो ये 1 महीना होता है ये बड़ा क्रूशल होता है।
इस टाइम क्या होता है, आप आपके ऊपर थोड़ा आपका जो सिलेबस है और एक प्रेशर है वो बड़ा आपके ऊपर हैवी होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक आपकी इस टाइम ये पर्सनैलिटी इतनी स्टेबल होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और इतना विश्वास होना चाहिए कि देखिए जो गेम है मीन्स की ये बिल्कुल डिफरेंट है प्री से। प्री में तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, अगर कोई फैक्ट पूछे तो पता होना चाहिए। और मेंस में मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो पता नहीं कभी आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा या कहीं देखा होगा चलते फिरते हुए, कोई 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 मूवी देखी होगी, कोई सीरियल देखा होगा, इवन कई दोस्तों से बात करते हुए सुना होगा, टीवी पे देखा होगा। तो वो आपको कुछ भी किया वहाँ पे काम आ सकता है अगर आपको अपने बिल्कुल एकदम अपने साथ हो, राइट। तो इसलिए अपने इधर इर्द गिर्द एक ऐसी वॉल बनाए जिन लोगों के ऊपर आपको लगता है कि हाँ इनके पास अच्छी नॉलेज है, ये आपको अच्छा गाइड करेंगे, आपको एक पॉजिटिवनेस दिखाएंगे आपको, उनसे उनके कॉन्टैक्ट में रहें। और बाकी अपने एक ऐसी दीवार दीवार बना दें कि जिससे आपको ये गलत बातें ना मिले कि क्या करना चाहिए इस टाइम, ये करना चाहिए इस टाइम, वो करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। जो आपने पूरे साल पढ़ा है, 1 साल 2 साल जब से भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारी मेहनत आपके इमेज में काम आएगी जब आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे। क्योंकि आप समझिए आपके पास भंडार पड़ा हुआ नॉलेज का, बट आपको 3 घंटे में प्रोड्यूस करना है वो, और वो प्रेजेंटेशन ही आपके लिए बहुत है। तो इसलिए इस 1 महीने में अपनी पढ़ाई इस तरह से करें कि अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, अपने ऊपर कंप्लीट विश्वास रखें। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताऊँ, अगर आपका सिलेबस अभी आधा हुआ है ना तो भी कोई बात नहीं। आप ये सोच लो जितना मेरा होगा उतना मैं करके जाऊँगा, बट अल्टीमेटली मुझे कहाँ पे परफॉर्म करना है, एग्जामिनेशन हॉल में करना है, वो आपको अपनी डिलीवरी के साथ होगा। दिमाग में जितनी मर्जी नॉलेज है नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करेगा वहाँ पे, राइट। तो इसलिए अपनी तैयारी को इस तरह से 1 महीने के अंदर रखें कि आपका पेपर में आप अच्छे से करो और जितना आपको आता है उसको सही से डिलीवर कर पाओ, बस ये बात है। तो यहाँ पे दूसरा जो चीज़ है, कुछ मेरे हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाया, तो यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि आपने आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन है 4 नंबर का पूछा हुआ है, क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सांची स्तूपा। और देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट पूछा है लिखने को। अब जहाँ शॉर्ट नोट की बात आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि एक ही एरिया पूछा हुआ है। अब नोट में थोड़ा एरिया ज्यादा हो जाएगा। अब अगला जो सवाल है कि इसके अंदर जो वर्ड लिमिट है वो आपको दिया 40, तो चलो 40 नहीं, आप किस तरह कर सकते हो इसको 60 और 70 तक भी ले जा सकते हो। अब जो ये हमारे आंसर है ये ज्यादा बड़े आंसर है, ये कम से कम 8 मार्क्स से काम चल पड़ेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट उठाने हैं जो 60-70 वर्ड्स में पूरे हो जाए और आंसर भी कंप्लीट हो जाए। अब देखो मैं बात यहाँ पे करूँगा सबसे पहले कि आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए कीवर्ड्स की। यहाँ पे बातों से बात ही बनेगी, कीवर्ड से बात बनेगी। अब देखो इसमें कीवर्ड्स अगर जो मैं अंडरलाइन करूंगा उन वो आपने किस तरह से फिट बिठाना है। अब देखो ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया छोड़ सकते हो आप। अब एक नाम यहाँ पे है मान लो अशोका, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ये चीजें ऐसे दी आपको इन्फॉर्मेशन, पर इसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आपको इसलिए जब आप मॉडल आंसर देखोगे थोड़ी आपकी एक लिंक बन जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये मैं आप उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो हमारी टेस्ट सीरीज इस टाइम लिख रहा है उनको मैं ये बात क्लियर करूंगा कि जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसलिए दी गई कि मॉडल आंसर जब पढ़ रहे होगे आप तो आपको पढ़ने में एक लिंक बन जाए, क्योंकि देखो ना जब हम बुक पढ़ते हैं थोड़ा लिंक बनना चाहिए, तो इसलिए है। और इसके अंदर एक चीज और है, मान लो एक हो गई है प्रदक्षिण पथ, और यहाँ पे एक हो गया यहाँ पे तुराना और गेटवे। अब देखिए इसमें अगर ये 4 मार्क्स का है तो मैं कोशिश करूंगा इसमें तो उसका 5 या 6 कीवर्ड्स के साथ अपनी बात को पहुंचाऊंगा, क्लियर करूंगा बात। अब देखो तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होगी, 60-70 वर्ड है, तो मैं क्या लिखूंगा, द ग्रेट, जो ये सांची स्तूपा है बिल्ट बाय जो एम्परर अशोका, अशोका ने बनाया था। और ये इसका पर्पस देखो ये हो गया बिल्ट वाला, और नेक्स्ट में क्या आ गया सीधा पॉइंट पे, इसका पर्पस क्या है, हाउसिंग द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। अब रेलिक्स होती है जो बुद्धा की जो बिलोंगिंग्स थी, कुछ सामान था उनका, या उनके बाल थे या कुछ और चीज थी या कुछ सामान था, उसको रखने की एक जगह है।
अब देखो ये कोर है इसका, बनाने वाला और पर्पज। अब एक लाइन में लिख सकता हूं मैं इसको कि बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका और इट इज हाउसिंग फॉर रिलिक्स ऑफ बुद्धा। तो दूसरा पॉइंट, तो अब समझो आप बात, तो आपको समझ लो एक नंबर का आपने यहाँ बात कर दी, एक नंबर की बात आपने इसमें कर दी बात। अब यहाँ पे इतनी लंबी स्टोरी नहीं लिखेगा, हम लिखेंगे इसमें एक टर्म होती है इसमें, प्रदक्षिण पथ अराउंड द स्तूपा इज कवर्ड विद अ वेदिका। और अब ये प्रदक्षिण पथ एक और भी होता है साथ में, अपर वाला भी होता है। तो यहाँ पे आपने अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि 4 नंबर वाला एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपके कितने पॉइंट आ गए? 3 पॉइंट आ गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके कम से कम 4 पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए पहले। और दूसरा क्या था, स्तूपा सिंबलाइज द बुद्धा एंड फाइनली इट बिकेम द सिंबल ऑफ हिज फाइनल रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड बर्थ। और ये बन गया क्या, जो परिनिर्वाण हो गया। एक एक कीवर्ड यहाँ पे आ गया। तो एक पर्पज इसका ये बन गया कि जो ये बुद्धा के निर्वाणा की बात करता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब ये 4 पॉइंट आपको लिखने कंपलसरी है 4 नंबर की। अब इसके बाद देखो जो भी हमने देखा है कि जो पिछले साल जो स्टूडेंट्स अपने पेपर चेक करते हैं एग्जामिनेशन वहाँ पे कमीशन में जाके बाद में आईटी डाल के, वो ये मानते हैं कि जिन्होंने 4 पॉइंट लिखे हैं उनको नंबर कम मिला है, जिन्होंने कम से कम 6 पॉइंट लिखे उनको नंबर अच्छे मिलेगा। तो 5 पॉइंट आपने क्या लिख लिया कि इसमें क्या होता है, फोर सिग्नेचर इसमें तुराना होता है इस तरह से, जो इसके रास्ते टाइप समझ लो गेटवे। तो इसको क्या बोलेगा हम, तुराना। ये इसका गेटवे बन गया। और इसमें जहाँ तक स्टोरी यहाँ पे स्टोरी हो गया 6 पॉइंट हो गया। तो अब देखो, अब ये पूरी कहानी से एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, तो उसको जल्दी जल्दी से कितने पॉइंट मिलने चाहिए? 4 पॉइंट मिलने चाहिए। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट अगर मैं इसको तोड़ दूं कि ये किसने बनाया था, वो विल दिस। दूसरा पॉइंट पर्पस, 2 पर्पस थे इसके। पहला ये रिलैक्स रखने की बात करता है और दूसरा जो महान जो निर्माणा है बुद्धा का उसकी बात करता है। और थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर में बात बता दिया आपने। और एक दक्षिण पथ वाला हो गया और दूसरा इसमें तुराना हो गया। और चौथा पॉइंट आपने बता दिया कि ये जो बुद्धिज्म का एक जो स्टोरीज होती है इसमें बनाई गई है, तो जो उसकी जो टेल बताई जाती है उसकी बात कर दी और जो जो स्टोरीज थी। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन गया। तो 4-5 आपने जो पॉइंट थे वो लिख लिए। पहले इसमें अशोक का नाम आ गया, उसके बाद इसकी हाउसिंग आ गई, और इसके बाद प्रदक्षिण पथ आ गया, और उसके बाद परिनिर्वाण आ गया, और तुराना आ गया, और ये आ गया। तो अब इनको ही आपने उन 70 वर्ड्स में फिट करना है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये कीवर्ड्स है। तो जैसे आपको समझ आए, तो कीवर्ड्स इनको बोलेगा हम कीवर्ड्स। तो अब जो एग्जामिनर है वो हमेशा इन कीवर्ड्स को ढूंढता है, उसको ये कीवर्ड्स मिलने चाहिए जल्दी जल्दी से, जितना जल्दी उसको मिलेगा। देखो अगर अगर एग्जामिनर को ये कीवर्ड्स 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन में मान लो 1 मिनट मिल गया तो उसका मतलब खुश हो गया, वो आपको बढ़िया नंबर देगा। अगर उसको ढूंढने पड़ेंगे पढ़ के, उसको लग गया 2 मिनट, तो थोड़ा नाराज हो जाएगा, आपको नंबर कम कर देगा। किसी ने इतने गलत तरीके से लिखा होता है, उन्होंने कीवर्ड दिख ही नहीं रहा है उसको, और कीवर्ड की बजाय उसने सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया, उसमें क्या हो जाएगा, उसके स्पेस बढ़ जाएगी और एग्जामिनर को उसमें और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो नंबर कम होगा। तो जितना आप एग्जामिनर का कंफर्ट्स रखोगे उतने आपको नंबर मिलेगा। तो एग्जामिनर को जल्दी जल्दी लिखनी चाहिए। और क्योंकि आपको मैं इतना बता दूं कि उसको नहीं एक्सप्लेनेशन जरूरत पड़ती, क्योंकि उसको आता है तभी आपका पेपर चेक कर रहा हो, क्योंकि उसको नॉलेज है तभी वो आपका पेपर चेक कर पा रहा है। कि ऐसा जरूरी नहीं कि अगर मान लो उसने पढ़ लिया कि हाउसिंग ऑफ द रिलिक्स ऑफ बुद्धा, कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कि अब शायद एग्जामिनर को ना समझ आए। एक तो अपने दिमाग से बात निकाल, क्योंकि उसको पता है, वो इससे ही सेटिस्फाइड। अच्छा उसको ये पता है कि उसको बस लग गया पता कि उसको अपना आंसर मिल गया यहीं पे। तो ऐसी चीजें हैं कि आपको एग्जामिनर को थोड़ा इम्प्रेस करना है कीवर्ड्स के साथ, कि उसका जो एफर्ट्स है वो कम करना, उसको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकआउट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब 4 नंबर का है। अब इसमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दे नहीं सकते, अब सीधा पॉइंट पर आ जाओ। अब क्या वजह हुई भाई, मतलब पहला जो कॉज था वो तो अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल। अब जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल थी इसको सीधा लिखा लो, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेल के ऊपर क्या था, जो जर्मनी था was compelled to give high compensation,
ठीक है, जो उसकी रीच में थे ही नहीं, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हो गया। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, उसने आपको पता है लीग ऑफ नेशन का, देखो ये भी कीवर्ड्स है, ये भी कीवर्ड्स है। राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, जो किसकी बात करते थे, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करते थे, इनका राइज हो गया। ठीक है जी। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, अपीजमेंट मतलब क्या, कि वो जो फ्रांस, मान लो यूएसए हो गया, यूके हो गया, वो लगातार वो एक्सपेंड करता जा रहा था हिटलर, और वो उसको बोलने का कुछ नहीं, तो उसको उसको मतलब ऐसा समझ लो कि ये बोलेगा वो बोलेगा, या उसको खुश करने की कोशिश की जा रही है ना, तो ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, उसको रोक ही नहीं रहे थे। जब उसको शुरू में रोक तो शायद ऐसा नहीं होता। अदर कॉज क्या थे, जो ये डिप्रेशन, जो ये 29 का डिप्रेशन आया था, और एंटी कॉमेट इम्पैक्ट था, और जो 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 ट्रिपल पैक्ट हुए थे, इस तरह से और भी 2-4 कॉज लिख लो। तो सवाल ये था कि 5 आपके हो गए, और छठा क्या कर दो, आप लोग 6 पॉइंट में लिख लो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ गुरुज रिलेशनशिप विद हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश। अब गुरु गोविंद सिंह के हिमाचल के साथ क्या रिलेशन है, ये मैंने बात एचपी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। अब देखो इस भी से है कि आप राम कहानी ना लिखिए, आप डायरेक्ट बात करें। देखो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो आपको लिखना है कि पहले वो आनंदपुर साहिब में रहते थे, एक नाम यहाँ आना चाहिए। फिर आनंदपुर साहिब से वो किसी वजह से जाना पड़ा उनको, तो जो आनंदपुर साहिब वाला जो रीजन था वो केहलूर एरिया में आता था, तो वहाँ पे उनकी, वहाँ का जो राजा था उसके साथ, भीमचंद के साथ, ये थोड़ा नाम आना चाहिए, व्हाइट एलिफेंट के ऊपर इनकी लड़ाई हो गई, और इसलिए गुरु गोविंद सिंह चले गए सिरमौर। तो वहाँ पे एक जगह पड़ती है भंगानी, तो वहाँ पे लड़ पड़े आपस में, तो बैटल ऑफ भंगानी। तो पहला जहाँ पहले थे वो, फिर वो कहाँ गए, फिर उन्होंने रेजिडेंस बना दिया कहाँ पे, पोंटा साहिब, तीसरा पॉइंट। और पोंटा साहिब से जब वापिस आए, तो बाद में जो भीमचंद था, जो से पहले लड़े थे, उससे दोस्ती होगी, दोस्ती कॉमन कॉज हुई, क्योंकि भीमचंद भी मुगलों को टैक्स नहीं देना चाहता था, और गुरु गोविंद सिंह नहीं देना चाहते थे, इसलिए दोनों एक हो गए, और बैटल ऑफ मैदान लड़ ली। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद अगर लिखना ऑप्शन आपके पास है, गुरु गोविंद सिंह मुगलों की जब लड़ाई मुगलों से लड़ रहे थे, उस टाइम उन्होंने विजिट किया कुल्लू एंड मंडी, तो 4th पॉइंट आपके लिए बन गया। तो यहाँ तक आपका आंसर ऑलमोस्ट हो ही गया। और उसके बाद में क्या किया उन्होंने, यहीं पे गुरु गोविंद सिंह ने केहलूर रीजन जो एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया, बाद में खालसा बनाया, ये हो गया। तो अब देखिए, अगर आपने सीक्वेंस में 4 पॉइंट लिख लिए, तो आपका आंसर कंप्लीट है। तो एग्जामिनर को यहाँ दिख गया कि अच्छा पहले वहाँ रहता था, फिर बंगानी में गया लड़ाई लड़ने, और वहाँ अगर भीमचंद से लड़ाई लड़ी, और फिर पोंटा में रेजिडेंस बनाया, फिर बैटल ऑफ नदौन बनाई हुई, और उसके बाद मंडी और कुल्लू भी विजिट किया हेल्प के लिए, और बाद में जाके खालसा का भी यहीं पे बनाया गया इसी रीजन में। तो इस तरह से आपने आंसर देना। तो क्वेश्चन क्या है कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ गुरु गोविंद सिंह रिलेशन, क्या रिलेशन है यहाँ पे, देखो अगर देखोगे आप, वॉर भी हुई है, रेजिडेंस भी रहा है, रिलीजियस भी रहा है कुछ, और यहाँ पे फ्रेंडशिप भी रही है किसी के साथ, तो ये सारे यहाँ पे रिलेशन हो जा। तो ऐसी केस में क्या है, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हो, तो आप टू द पॉइंट लिखने के बाद, जो टू द पॉइंट जो बात होती है उसको लिखने की आपकी आदत हो जाती है। अब उसके बाद 8 मार्क में, अब देखो 8 मार्क का भी वही है कि 8 मार्क्स में एग्जामिनर क्या चाहेगा आपसे, कम से कम 8 बातें बोले, आप 8 बातें इस तरह से बोले, वो कीवर्ड्स होनी चाहिए, और उन कीवर्ड्स के भी मार्क्स मिलेगा आपको। अब सवाल ये है, एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। अब इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, उसमें इसका मतलब है इंडिया का भी कुछ असर है, और इस्लामिक का भी है, तो दोनों मिक्स करके बनेगा इंडो इस्लामिक। अब देखो कॉन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन, अब देखो सीधी बात कर दिया, थोड़ी सी आप इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्या नंबर क्वेश्चन, तो कॉन्फ्लुएंस हो गया दोनों का ही। अब देखो एक लाइन में अगला क्या है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम इसको स्टार्ट हुआ था ये, और एंड में मुगल के टाइम में अपने एकदम पीक पे चला गया था। अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये आपके लिए ऑप्शनल है, लिखना है लिखो, ना लिखना ना लिखो। अगर 20 मार्क्स का है तो शायद ये लिखना पड़ेगा। तो कैटेगरी है इसकी, सबसे पहले आएगा दिल्ली सल्तनत वाला, फिर आएगा प्रोविंशियल में आएगा गुजरात,
बंगाल और ये मंदुकर का रीजन, और उसके बाद है मुगल में दिल्ली, आगरा, लाहौर, और उसके बाद डेक्कन से विजयपुर एंड गोलकोंडा। तो ये आपके क्वेश्चन आप जानना आप लोग क्यों, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, मेजर फीचर्स। तो इसीलिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो मॉडल आंसर हमारे देख रहे हैं तो उनके लिए ना ये चीज़ हमने इसलिए दी कि तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बने समझने में आंसर में, बट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखें तो ये बनता है आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, देखिए आर्क एंड डोम। तो आर्क स्टाइल दिया इन्होंने, डोम स्टाइल दिया। एग्जाम्पल में गोल गुम्बद, मीनार, जैसे चार मीनार हो गया, ताजमहल मीनार है एग्जाम्पल। अब चार भाग स्टाइल, अब ये जरूरी है लिखना, आप ऐसे नहीं लिखोगे यहाँ पे चार गार्डन, ऐसे इस तरह से होता है इनका, तो यहाँ पे आपको चार भाग से लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद है पेत्रादुरा, इसमें क्या होगा, जैसे अब ये स्टोन है, इसके अंदर जो होते हैं ना जो कोई बड़े की कीमती स्टोन्स होते हैं इस तरह से, तो वो अंदर ऐसे फिट किए जाते हैं सजावट के तौर पर। तो इसके लिए टर्म क्या है, पेत्रादुरा, ये लिखना है अपने प्रॉपर नाम। और उसके बाद है कैलीग्राफी, आपने देखा होगा उस पर आयत वगैरह लिखी होती है, मुस्लिम जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है ना। डेकोरेशन एज वेल एज अरबिक मेथड्स में होती है ये, और जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन बन जाती है। तो देखो कितने पॉइंट्स आप यही बन गए, आर्क वाला पॉइंट, मीनार वाला पॉइंट, चार भाग, पेत्रादुरा, कैलीग्राफी। और उसके बाद आप देखो ये तो हो गया आपके इस्लामिक वाला, चार पांच पॉइंट आपने ये दे दिए। फिर कुछ इसके अंदर इंडियन वर्क में जुड़ा है, जाली वर्क, देखो ना आपने जैसे मार्बल की ऐसे जाली लगी होती है उसमें ऐसे बनी है, ठीक है। हवा महल जैसे एग्जाम्पल है, सैंडस्टोन एंड मार्बल दोनों का यूज होता है। और इंडिजिनस राजस्थानी जो डेकोरेटिव्स हैं, छतरी वगैरह, वो यहाँ से ली गई यहाँ पे। तो इस तरह से बंगाल का रूप सही लिया गया है। तो चार पॉइंट आपको यहाँ से बन गया, और एक लाइन में आप इसको कंक्लूड कर दो। हेंस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैन बी कॉल्ड एज फाइन ब्लेंड ऑफ द बोथ इंडिया एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। बिल्कुल टू द पॉइंट बात। तो कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 8 या 10 पॉइंट कीवर्ड्स के साथ, सेंटेंस के साथ अकेले नहीं, कीवर्ड के साथ आप इसको अब ये देख लिया गया। तो अब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो इस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को सही से पढ़े। एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर विद इलस्ट्रेशन, थोड़ा सा इसको इलस्ट्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे तीन बातें पूछी है यहाँ पे, फीचर्स, इंडो का क्या असर है इसके ऊपर, और इस्लामी क्या असर है इसके ऊपर, बस 3 की बात करनी है आपने, और तीनों के 8 पॉइंट बनने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बिगाड़ सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। देखो अब आप अगर मेंस के लिए पढ़े तो ऑब्वियसली बिगाड़ पढ़ोगे, हिमाचल एचपी क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, बिगाड़ सिस्टम का क्या सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। अब देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं करूँगा, पर यहाँ ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने जल्दी जल्दी अपना आंसर कीवर्ड के साथ खत्म कर देना है। तो हायरार्की इन सोशल ऑर्डर, अपने आप ही हायरार्की आ जाएगी। एक बेगार देने वाला होगा, एक कोई नंबरदार होता है, मान लो वो बेगार को इकट्ठा करता है, बेगारियों को, चलो भी आज काम करने चलो राजा का, जो होता है नंबरदार टाइप गाँव में। और उसके बाद एक राजा वाली क्लास आ गई, और एक कोई ब्राह्मण वाला क्लास आ गई जो नहीं लेके बेगार करते, तो ऐसे क्लास में एक हायरार्की आ गई। आर्टिशन एंड अदर क्लासेस, अब वो बेगार नहीं करेंगे, वो बंदे में जाके मान लो कोई आर्टिशियन है या कोई और काम करते, वो अपना काम लेबर का काम ना करते वो काम कर लेगा। उसके बाद एस्केप फ्रॉम बेगार, अब जो रिच लोग थे वो बच जाते थे। वो कैसे बच जाते थे, या तो खुद जाते नहीं थे अपने बंदे किसी गरीब आदमी को भेज देते थे, तो स्केप भी था बेकार में। तो ये सोसाइटी में थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया भाई, कुछ लोग बच गए, कुछ लोग यहाँ पे बेचारे कर रहे काम, अपना काम छोड़ के। उसके बाद एक्सप्लोइटेशन ऑफ लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, तो इसका मतलब क्या, सोसाइटी के अंदर अगर बड़ा आदमी बच रहा है तो कौन जा रहा है, छोटा भी जाना पड़ेगा, उसका एक्सप्लोइटेशन भी हो रहा है। और उसके बाद प्रेफरेंस फॉर जॉइंट फैमिली एंड पॉलीएंड्री मैरिज सिस्टम। अब इसमें सिंपल बात है कि अगर मान लो एक घर में एक ही मेल मेंबर है, अगर मान लो पहले 3 भाई थे, वो तीनों भाई अलग अलग हो गए, ये मेल 3 मेल हो गया, अब क्या हो गया, इनको तीनों को जाना पड़ेगा बिगाड़ में, कंपल्सन थी। तो इसलिए इनको पता था कि अगर तीनों में एक बिगाड़ हो जाए तो घर पे काम कौन करेगा, तो उनको लगा कि हमें इकट्ठा ही रहना चाहिए। अगर एक भाई बिगाड़ करने चला जाएगा तो दो लोग घर पे काम करेंगे। अब इकट्ठे कैसे रहेंगे, इकट्ठे रहने का तरीका क्या है कि बेटर है कि इनकी एक ही वाइफ हो। अगर एक ही वाइफ हो तो क्या होगा, इकट्ठे रहना स्टार्ट कर देगी।
तो इसलिए जॉइंट फैमिली वाली सोसाइटी में एक असर पड़ा और पॉलीएंड्री का भी कंसेप्ट आया। करप्शन इन सोसाइटी, कुछ लोग, जब जैसे मैंने बताया, कुछ लोग थे जो नंबरदार टाइप थे, जो बेगारियों को इकट्ठा करते थे, उनको कभी करप्शन राइट कर दिया और बच गए बेगार देने से। तो ये भी था हैबिट ऑफ आइडलनेस। अब कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो सिर्फ, अगर घर में 3 भाई है तो एक भाई सिर्फ एक ही काम तो बेगार हो जाता था। अब पता है कि उसको ना वहाँ पे सैलरी मिलने को, कुछ और मिलना है, तो उसने जो काम वो 10 घंटे में कर सकता, 1 घंटे में कर सकता था, वो काम वो 5 घंटे में कर रहा है। तो उसका आदत ही वैसी हो गई बेकार में काम करने वाली, धीरे धीरे से। और तीसरी चीज वो कि वो घर पे जब आता था 15-20 दिन के बाद, तो घर में उसका मन नहीं लगेगा, तो उसको दोबारा बेकार तो उधर चल जाता, उधर ही काम करता। तो यहाँ पे सोसाइटी में सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बेकार बिकेम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम। अगर कोई लोग टैक्स नहीं पे कर पाते तो वो क्या करते, बेकार देते थे। अच्छा था। ह्यूमन लेबर एज ए मेन इंजन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ह्यूमन लेबर को यूज करने लगेगा बेकार के तौर पर। पहले राजा लोग करते थे, फिर सनत में होने लगा, फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो भी लगे करने। बल्कि जैसे शिमला शिमला जो ये किन्नौर वाला रोड है, ये भी उसी का ही बनाया गया था बेकार से। और इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल फार्मर, छोटे छोटे फार्मर्स थे, जब उनका हार्वेस्टिंग सीजन होता था उनको बेकार करनी पड़ती, इम्पैक्ट पड़ गया उसके ऊपर। फाइनेंशियल लॉस टू फैमिलीज, तो इसका फैमिली को फाइनेंशियल लॉस पड़ गया, तो इसलिए उनकी और उनको दिक्कतें आने लगी। इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। अब जो बेकार था वो सीजनल था, सीजनल नहीं बोल सकते कि जब बेकार की कभी जरूरत पड़ती है कभी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब और दूसरी बात, जब जब उसका हार्वेस्टिंग टाइम आता था तब उसको बेकार करनी पड़ती थी। तो इस तरह से एक वो अपने आप को समझ ही नहीं पाया कि मैं काम करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। तो ये भी एक इम्पैक्ट था। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ बेगार, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि बाद में जैसे बुशहर जैसे स्टेट में रिवॉल्ट हुआ कि जब बेगार हटाई गई तो लोगों को टैक्स देना पड़ा कैश में। अब लोगों के पास तो कैश था नहीं, कि लोग सोचते थे कि कैश देने से अच्छा है कि हम बेगार ही दे दें। तो वहाँ पे बुशहर में क्या हुआ था, राजा ने ऑर्डर कर दिया कि सभी को अब कैश में ही देना पड़ेगा। तो लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया कि हम कैश नहीं देंगे, हम बेगार ही दे जाएंगे। तो इस तरह से 1921 में शिमला रीजन से सत्यनिष्ठों के जो एफर्ट्स थे उससे इसको खत्म कर दिया। तो अब देखो इसमें ये इम्पैक्ट है इसके। तो अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों 8 इम्पैक्ट आपके हो गए, 4 सोशल हो गए, 4-5 इकोनॉमिक हो गए। तो ये तरीका है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेजर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट टू प्लेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब जब भी देखो आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले क्वेश्चन सही से पढ़े। और खासकर एक बात और मैं आपको बताऊँ, जब आप 20 मार्क्स से क्वेश्चन पढ़ते हो ना, जब आपने एक पेज पूरा लिख लिया, आधा पेज लिख लिया, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़े, तो आपके पास एक एक मौका मिल जाता है। अगर आप कहीं अपने आंसर से, डायरेक्शन से गलत भी निकल गए हैं, तो आप दोबारा उसको ठीक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा कुछ और होता है, हम पूरा क्वेश्चन लिख चुके होते हैं, तब पता चलता है कि मैं तो कुछ और ही लिख लिया हुआ है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब आप अपना आंसर लिखते हो 20 मार्क वाला, तो एक आधा पेज लिखने के बाद एक बार फिर पढ़े क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको, अगर आप कहीं इधर उधर भटक भी गए तो आप फिर से दोबारा वापिस आ सकते हो उसमें। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है एक्सप्लेन मेजर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड। अब देखो 2 शब्द है यहाँ पे, एक ही नहीं है ये। डेवलपमेंट टू प्लेस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब ब्रिटिश के टाइम हिमाचल में ऐसी पॉलिटिकल घटनाएं और ऐसे जो प्रशासनिक जो इम्प्रूवमेंट हुई वो क्या क्या थी। अब पॉलिटिकल में तो सब कुछ आता है, वॉर आती है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई प्रेशर ग्रुप है, इस तरह सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आती है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, जो उस प्रशासन को चला रहा है। इसलिए 2 अलग अलग टर्म है, और इसलिए कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और हम सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर मार्क्स नहीं बनेंगे। या आपने इसको मिक्स कर दिया, तो कम से कम आपको इससे थोड़ी अलग अलग करना पड़ेगा इसको, और बताना पड़ेगा हम क्या लिख रहे हैं। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन इन द ब्रिटिश रूल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इन द ब्रिटिश पीरियड स्टार्टेड आफ्टर एंग्लो गुरखा वॉर। इसके बाद स्टार्ट हुआ। देखो पहली बात यहाँ से स्टार्ट हुआ, द गुरखा वॉर आउट पावर्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन द स्टेट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सीधा इस पे आ जाओ कि अब देखो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो वॉर हुई, मान लो सीधी। अब वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ संगोली, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इसने बहुत बड़ा चेंज लाया। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि ट्रीटी ऑफ संगोली से बहुत बड़ा चेंज लाया। यहाँ पे पॉलिटिकल कुछ चीजें अलग हो गई। अब गोरखास आ गए थे यहाँ पे हारने के बाद, कुछ गोरखास को रखा, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट। देखो यहाँ पे एक तरीका और भी है कि अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से रटोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आप सिलेबस की ही लिख सकते हो अपने आंसर में। मैं बता दूं आपको, कैंटोनमेंट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, राइट। ट्रीटी ऑफ संगोली आपके सिलेबस में लिखी है।
तो 2 डेवलपमेंट आपकी हो गई। यहाँ पे सनद आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इनको ही मैं देखो इस आंसर में क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हीं जो हमारे सिलेबस में लिखी हुई है उन्हीं को मैं उतार रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्रीटी ऑफ सिंगोली बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, फिर कैंटोनमेंट हुए, फिर सनद में तो कुछ चेंज ही बहुत लाया, राइट। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शिमला हिल स्टेट, कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इसका, जितने भी यहाँ पे जैसे बुशेयर हो गया, सिरमौर हो गया, बड़ी बड़ी क्योंथर हो गई, बड़ी बड़ी स्टेट थी, इनको तो सनद दी गई, बट इनके अंदर जो ठकुराइज थी उनको भी सनद दी गई। तो उस तरह से यहाँ पे पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। टेरिटोरियल एग्रेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब याद याद रखो टेरिटोरियल एग्रेशन भी आपके सिलेबस में है, तो देखो सिलेबस के ही कीवर्ड्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब टेरिटोरियल एग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ एरिया, देखो सनद में क्या बताया गया था कि हम आपका एरिया एक्वायर नहीं करेंगे, बट जो ब्रिटिशर्स को लगा कि हमारे इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम अपने में रखेंगे, उनको हम हड़प जाएंगे, तो टेरिटरी की तरफ एग्रेशन, टेरिटरी ही खा जाएंगे। तो इस तरह से टेरिटोरियल एग्रेशन भी रही है। तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज अपने लिए रखे, रिटेन ऑल द फेवरेबल मिलिट्री पोजीशन, चाहे आप सब आप देख लो, बहुत सारे एरियाज उन्होंने अपने रखे। और शिमला को उन्होंने किस तरह से बाद में अपनी सिटी बनाया, तो वहाँ भी एरिया अपने पास रखा। और बाद में एक इंसिडेंस उसके बाद क्या पड़ा, एंग्लो सिख वॉर, फिर वो ब्रिटिश सिखों से लड़े, तब इनको हिमाचल का पार्ट मिल गया, और उस टाइम उन्होंने सनद नहीं दी, उस टाइम उन्होंने क्या करके कंप्लीट अपने में मिला लिया। तो ये भी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ी थी। अब इसमें 2 ट्रीटी हुई, एक हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर, एक हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या किया ब्रिटिशर्स ने, जो राजा था पंजाबी सिख राजा था, उसने उससे एरिया ले लिया, रावी और इंडस वाला जो रिवर वाला एरिया था वो सतलुज तक वो ले लिया, इंडस रावी और सतलुज के बीच वाला एरिया सारा उन्होंने पंजाब के राजा से ले लिया। और बाद में वो एरिया ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर गुलाब सिंह को बेच दिया आधा एरिया, और जिसमें से कौन सा है, मेनली एचपी वाला पोर्शन, जिसमें चंबा में था, बाद में चंबा को सनद दी गई। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ लाहौर, मैंने इसमें लिखा नहीं, आप चाहो तो लाहौर को लिख सकते, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और ये भी पॉलिटिकल मूवमेंट थी। अब उसके बाद देखो जहाँ पे तो सनद थी वहां पे तो राजा होते थे, और जो बाद में कंप्लीट को कंट्रोल में आ गया ब्रिटिश के, वहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, वहाँ पे राइट्स भी थे, इलेक्शन भी थे, बहुत कुछ था। तो इस तरह जो सनद वाला रीजन था, इसमें यहाँ पे क्या आ गया पॉलिटिकल पावर, प्रजामंडल। यहाँ पे प्रजामंडल आ गया। तो प्रजामंडल में क्या था कि जैसी डेमोक्रेसी हो सकती है, जैसे राइट्स यहाँ हो सकते हैं पंजाब हिल स्टेट्स में, वैसे शिमला हिल स्टेट में आनी चाहिए। तो प्रजामंडल भी आया। तो इसको देखो यहाँ तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, तो इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो। तो प्रजामंडल क्योंकि एग्जाम में इतना बताना चाहिए, यहाँ इसको पता है कि ये इवेंट्स हुए थे, तो इनके अंदर मेन बात लिख इसको छोड़ दो। उसके बाद है कन्फ्रंटेशन एंड मूवमेंट बाय प्रजामंडल। तो प्रजामंडल बहुत सारे काम किए, जैसे मान लो धामी को कांड हुआ, भाई पाई मूवमेंट हुई, ये काम पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिन्होंने हिमाचल की हिस्ट्री में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस लाए। हिमाचल प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई प्रजामंडल ने। फिर यहाँ पे 1857 में जो मुटली हुई थी, उसका भी कुछ पॉलिटिकल कंफ्यूजन थी हिमाचल में, इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अदर मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे मूवमेंट हुई, चंबा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा हुआ चैम्बर ऑफ प्रिंस। ये निरंजन मंडल थे, ऐसा नहीं हिमाचल के थे, पूरे इंडिया के लिए था, पर हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल रोल था, क्योंकि इसमें हिमाचल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए थे, डेवलपमेंट थी। और उसके बाद आती है पॉलिटिकल। अब उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारा प्रशासन जो चलता है, उसकी बात अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंज हुए थे। अब ब्रिटिशर्स ने देखो एडमिनिस्ट्रेशन अंदर सनद के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया। अब जो सनद के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका जो कमिश्नर था वो शिमला में बैठता था, तो इसका मतलब एक कमिश्नर कोई पोस्ट थी जो उसको देख रही थी। और उसके बाद इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाया गया, जैसे मान लो कुछ टैक्स में रिलीफ दिया गया, जहाँ सनद वाले रीजन में ब्रिटिश गुड के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हेलो फ्री पासेज ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट विदाउट टैक्स हो गया। हिल स्टेट हैड टू कंस्ट्रक्ट 12 फीट रोड्स बनाना पड़ेगा। हिल चीफ और आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रमोट वेलफेयर, काम करना पड़ेगा। तो ऐसे से आप यहाँ पे, और इसका जो सुप्रीम शिमला में बैठेगा, ये सारा क्या था, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब में क्या एडमिनिस्ट्रेशन आया, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ गया। तो यहाँ पे पंजाब अपने आप में एक स्टेट है, और कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, और काफी टाइम के लिए कुल्लू एंड लाहौल स्पीति इसके मान लो तहसील टाइप है। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था। फूड
interference in the administration affair of the of his state by Britishers। और इन्होंने क्या कर दिया, अपनी मर्जी से अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, तहसीलदार बना दिए कहीं पे, और जैसे नसीरी बटालियन थी, और जैसे सिरमौर में कोई एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया, कैप्टन वाज करके था। इस तरह से उन्होंने अपनी 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 कुछ यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेगा, और अपने आप में इंटरफेरेंस भी थी। और बुशेयर में जो था वहाँ का राजा शमशेर सिंह, उसको गद्दे से हटा दिया, अपने हिसाब से उन्होंने वहाँ तहसीलदार बनाया, कुछ और बनाया, जैसे राई शाही मांगत राम, इसको यहाँ वहाँ का हेड बना दिया। तो यहाँ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे फेरबदल करना स्टार्ट कर दिया। क्यों में भी ऐसे ही किया, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द हिल स्टेट। तो अब देखो मार्केट डेवलप हुई यहाँ पे, और स्ट्रक्चर ट्रेंड टू रन द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। कुछ चेंजेस आए, पहले डिस्ट्रिक्ट बनाया, डिस्ट्रिक्ट को तहसील में कन्वर्ट किया, तहसीलदार, फिर सब तहसील, ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, अपने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाए, है ना। और जैसे PW डिपार्टमेंट बनाया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया, और द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर बिकेम द इंपोर्टेंट ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बना। और बाद में समर कैपिटल बनाए, जहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, इंडिया का चलेगा समर कैपिटल के नाम से। फॉरेस्ट डिवीजन बनाया। तो ये सारे चीजें क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो हैड सम हिल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब वहाँ पे कहीं पे क्या कहना, सनद, कहीं पे सनद दी, कहीं पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जबरदस्ती, और कहीं पे वहाँ के राजाओं के रिक्वेस्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ के लोगों को हेल्प किया, और थोड़ा पॉलिटिकल असर भी पड़ा इस चीज़ का। जैसे चंबा में श्री सिंह के टाइम में हेल्प किया था, और मंडी में इन्होंने EW पर किसको अपॉइंट किया था, राजा शमशेर सिंह के टाइम में इन्होंने कुछ इस तरह से किया था, जो सिरमौर में है शमशेर प्रकाश। और लैंड सेटलमेंट की ब्रिटिशर ने भी एडमिनिस्ट्रेशन काम है, फॉरेस्ट सेटलमेंट की यहाँ पे राजा और चंबा के टाइम कुछ चेंजेस किए। तो इस तरह से सारे इन्होंने काम किए एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल में। तो अब देखिए पॉलिटिकल की बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, कंप्लीट डिटेल डिस्कस कर लो इसको। तो आपके ये लिखना होता है, आपके वाला क्वेश्चन आपको 450 से लेकर 500 वर्ड्स में। तो आपको इस तरह से 1 2 3 4 मतलब 2 पेज में आपको 4 पेज, 2 शीट में आपको 4 पेज मिलेंगे लिखने के लिए। तो कोशिश करो जो आप जितना बचता है पूरा लिख लो। तो ये आपको पूरा यहाँ पे भरना है। तो इस तरह से आपके 10 या 12 पॉइंट तो होने चाहिए, और वो थोड़ा एक्सप्लेन होना चाहिए, और इसमें इंट्रो भी होनी चाहिए, और कंक्लूजन भी होना चाहिए। तो अब जो हमने बीच में इंफॉर्मेशन लिखी है उसको आप काट सकते हो, बट जो उसके कीवर्ड्स है, जो मेन पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए, तो उनके केस पर आप आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से नेक्स्ट इसका जो कंक्लूजन है आप देख लेना किस तरह से लिखा हुआ है, और कंक्लूड आप जरूर करें इसको। So we can say that Himachal Pradesh has a number of political and administrative changes developed during the British period. Treaty of Sangoli, which shapes India's relation with the Nepal. तो कहाँ तक बात, इंडिया के रिलेशन की बात करें नेपाल के साथ। तो इस तरह से आप इसको इंट्रो आप ऐसे कंक्लूड करें कि थोड़ी पॉजिटिव भी हो, थोड़ी अच्छी भी लगे, और थोड़ा समझ भी कर रहा हो। हाँ, अगर कहीं कोई करंट वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपके वे फॉरवर्ड हो सकता है, सजेशन हो सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को, तो अगर मैं आप यहाँ पे इसको समराइज करो पूरी डिस्कशन को, तो सबसे पहले जो 4 मार्कर है आपका, आप कोशिश करें आपको 4 से लेकर 6 पॉइंट्स पे आंसर दे। पॉइंट को अगर आप सेंटेंस की फॉर्म में लिखोगे तो आपके स्पेस कम से कम 100 या 150 वर्ड 200 वर्ड भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको बात करनी है कीवर्ड्स के साथ, राइट। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कम से कम 8 से लेकर 9 तक अपना पॉइंट्स थे, और कोशिश करें जो आपके पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रो एंड कंक्लूजन भी ऐसा नहीं कि अलग से होने चाहिए, पॉइंट ही दिखने चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इंडिया USA न्यूक्लियर डील क्यों होनी चाहिए, आप कैसे अब यहाँ पे कैसे लिखोगे आप आंसर। अब आप इंट्रो भी देना चाहते हो, उसको पॉइंट ही बनाना चाहिए। तो मैं जैसे मैं लिख लो सिंपली कि इंडिया में भी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सिर्फ अभी 2.5% जितनी है, इतनी परसेंट ही है हमारे पास, जो कि भी बहुत कम है। तो अपने आप इंट्रो बन के, इंट्रो का मतलब क्या होता है, आंसर को खोलना, डिस्कशन को खोलना। कि इसका मतलब आपको ये लग गया पता एग्जामिनर को कि इसको पता है कि इंडिया का कितना परसेंट न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, 2.5% है। अब यहाँ से एक बात छुपा मीनिंग क्या दिखता है यहाँ से कि यस हमें न्यूक्लियर डील करनी चाहिए। अगर इतना कम है
उसका मतलब करनी चाहिए, तो हमें क्या मिलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी। तो ये देखो, अब ये इंट्रोडक्शन भी हो गई और आपके लिए एक पहला पॉइंट भी होगा। बीच में हमने बहुत सारी बातें लिखी कि क्यों 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 होनी चाहिए, हमने 8 पॉइंट लिखे कि क्यों हमें न्यूक्लियर करनी है। अब एंड में कैसे कंक्लूड करोगे आप, क्योंकि 20 नंबर तो आप पूरी कंक्लूजन लिखोगे, बट यहाँ पे कंक्लूजन किस में होना चाहिए, पॉइंट की भाषा में होना चाहिए। तो अब आप सिंपली लिखोगे कि इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट है। अब पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी होने के लिए अगर हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जो हमें क्या देगा, न्यूक्लियर एनर्जी से मिलेगा, तो हम क्या करने वाले हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें बताई गई है उसको भी हम क्या करेंगे, इसका मतलब फॉलो करें। जो एनडीसी है, नेशनल डिटरमिन्ड कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करके है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब देखो ये कंक्लूजन भी हो गया और पॉइंट भी हो गया। पॉइंट की हो गया कि हमें करनी चाहिए डील, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, पेरिस एग्रीमेंट पे जो हमारी कमिटमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो ये कंक्लूड भी कर दिया आपने, यहाँ पे पॉइंट भी कर दिया। शुरुआत कैसे कर दिया आपने, हाँ डाटा से कि हमें जरूरत है, यहाँ आप एंड कर रहे हो या आप जरूरत बता रहे हो कि हमें जरूरत है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे जरूरी है कि 8 मार्क में आप 6 पॉइंट लिख लो और कोशिश करो। एक हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पॉइंट, देखो उसको मैं इंट्रोडक्शन पूरा पॉइंट बनाऊँ, क्यों, क्योंकि दोनों चीजें बताता है। और 8th होना चाहिए आपका क्या, कंक्लूजन का पॉइंट। तो इस तरह से आप 8 मार्क का क्वेश्चन लिखोगे। और 20 मार्क्स में क्या करना है, थोड़ा आपको इलेबोरेट करना है, सारे एस्पेक्ट देखना है, मल्टी डायमेंशनल बनाना आंसर को। वहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए और कंक्लूजन भी होना चाहिए। और जो बीच में जो बातें पूछी गई क्वेश्चन को अपने तोड़ना है पहले, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और कॉलोनियल पीरियड, ये 3 बातें हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड कॉलोनियल पीरियड। तो इसके अंदर रहना है आपने आंसर में, तो इससे हमने बाहर नहीं भटकना है। अब मान लो पॉलिटिकल की बात करते करते आप चले गए इकोनॉमिक में, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते करते आप कहीं और चले गए, वॉर में चले गए, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और कॉलोनियल पीरियड की बात करते करते आप कहीं चले गए मुगलों में, तो वो भी नहीं बात बनेगी। तो आपने आंसर के अंदर रहना है, वो तब जब आंसर को आप सही से तोड़ पाओगे, उसमें क्या पूछा गया है, और उस अकॉर्डिंगली आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। तो इसी तरह से, तो ये जो हमारी डिस्कशन थी आज की, ये यहीं पे कंप्लीट होगी। तो आगे मैं फिर से कोशिश करूँगा कि जो हमारे कोई नेक्स्ट पेपर होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो मैं टाइम की वजह से नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, तो कोशिश करूँगा कुछ कुछ जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के, हर एक क्वेश्चन में से, कभी हिमाचल में से, कभी कहीं में से, तो वहाँ से उठा के कुछ कुछ आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आपने आंसर लिखना है। तो फिर से मैं ये बताता हूँ कि आप अपना आंसर एक कंसाइज रूप में लिखिए, और जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखिए, और कीवर्ड ज़्यादा लिखिए, और एक सीक्वेंस फॉलो करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अपनी जो आपकी खुद की स्ट्रेंथ है, अपनी जो खुद की विश्वास है, उस पर ही विश्वास करें, और इधर उधर की ज़्यादा बातों में ना आए। और अपना जो सिलेबस है उसको एंड तक पढ़ें, और अगर आपका नहीं हुआ तो भी सोचे होगा, क्योंकि जो आपके जो मेंस में जो चीज़ें काम आने वाली है, वो आपने जो अब तक पढ़ी है वो सब आने वाली है। 1 मंथ की तो आने वाली है, उसके पीछे से जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था बचपन में, वहीं से आने वाली स्टार्ट है। तो इस तरह से फिर से कभी एक मैं करता रहूँगा इस तरह से डिस्कस, जो मेंस की जो आंसर वाला प्रोग्राम है। और आगे मैं कभी आपको किसी के आंसर भी दिखाऊंगा, जो आंसर लिखे हैं, पीछे किसी ने लिखा है, किसी टॉपर्स ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि उनको भी दिखा लेंगे। तो इसी तरह से धन्यवाद तब तक के लिए।